स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। तो आज हम यूनिट 2 का जो डाइजेशन सिस्टम है उसको हम पढ़ने वाले हैं। और डाइजेशन सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो भी हम भोजन खाते हैं वो किस तरह से वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है, तो वो कैसे छोटे 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 सूक्ष्म कणों में विभक्त होता है। और वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो इतने माइक्रो पार्टिकल में हो जाता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है कि जब ये छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में विभाजित होता है और एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस और भी जो चीजें डाइजेशन में हेल्पफुल हैं, कुछ उसमें परिवर्तित होता है और कुछ जो है वो पोषक तत्व होते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन सिस्टम। अब डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो अघुलनशील फूड होता है, इनसॉल्वेंट जो भी मटेरियल हम इंटेक करते हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो जाता है? घुलनशील में, सॉल्वेंट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि उसका एसिमिलेशन, उसका एब्जॉर्प्शन हो सके और प्रॉपर रूप से वो हमारी बॉडी में पहुंच सके। तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? पूरी प्रोसेस डाइजेशन कहलाती है। और ये डाइजेशन जो होती है ये बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं जिनमें तरह तरह के सीक्रेशन होते हैं। उन सीक्रेशंस से ये क्रिया होती है और उन जो ऑर्गन्स में जिसमें होती है उनको डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। ठीक है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सब क्या होते हैं? सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये सब पूरी डाइजेशन सिस्टम से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे वो आसानी से जो इंटेस्टाइन वॉल है उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो सके और उसका एसिमिलेशंस इजीली हो सके। और जब ये वॉल एब्जॉर्ब करती हैं तो ये क्या करती हैं? इस एब्जॉर्ब किए हुए मटेरियल को पूरी तरह से ब्लड में भेजती हैं और ब्लड के थ्रू ये हर एक सेल तक सप्लाई किया जाता है। जो कुछ ऐसे फूड होते हैं कि जो मान लीजिए ये छोटे टुकड़ों में नहीं टूट पाते हैं, कॉम्प्लेक्स ही रह जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कि इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और वो स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर हो जाते हैं। तो जितनी भी ये पूरी जो नली है, ये जो मुंह से शुरू होकर और एनस तक है, इसको पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है या इसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। और इस एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं ये डाइजेशन को होने में। और इसका जो डायफ्राम के नीचे वाला भाग है, मतलब डायफ्राम कहाँ आता है? यहाँ पर। तो इसके नीचे ये जो इंटेस्टाइनल वाला पूरा पार्ट है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। मतलब जब मुंह से यहाँ अगर डायफ्राम है तो डायफ्राम के ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक, नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और कंप्लीट पूरी कैनाल को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो ये इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसमें ऑर्गन क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो माउथ, या जिसको हम ओरल कैविटी, माउथ कैविटी भी कहते हैं। उसके बाद फेरिंग्स, फिर ये पूरी एक लंबी नली होती है इसोफेगस। इसोफेगस के बाद एक ये सेम के बीच के जैसा स्ट्रक्चर आता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टमक। स्टमक के बाद एक ये क्वाइल्ड छोटी, ये जो क्वाइल्ड पूरा ट्यूब्स दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये यहाँ से थोड़े से लार्ज शेप में आ जाती है तो इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये इंटेस्टाइन एक थैली नुमा स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको हम कहते हैं एनस, और एनस से एक पोर बाहर की ओर खुलता है, सॉरी रेक्टम से एक पोर बाहर की ओर खुलता है जिसको हम एनस कहते हैं, और जिसके थ्रू बॉडी का जो वेस्ट होता है वो
बाहर की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर ये तो होगा इसके एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन। अब कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं जो इनको सहायता करते हैं। तो वो अगर हम मुंह से, माउथ कैविटी से ही देखें तो यहाँ पर टीथ होते हैं, लिप्स होते हैं, टंग होती है। ये सब किसी भी बाइट को निगलने में हेल्पफुल होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, चीक्स होते हैं, पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर। ये सब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के सहायक अंग हैं जो कि डाइजेशन में सहायक होता है। तो इस तरह इस पूरे पोर्शन को जीआई ट्रैक भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये जो जीआई ट्रैक होती है ये कहाँ से शुरू हो रही है? मुंह से शुरू हो रही है। सबसे पहले भोजन को मुंह के अंदर डाला जाता है, जहां पर क्या होता है कि जो दांत होते हैं वो प्रॉपर इसे पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो बड़े पार्टिकल होते हैं खाने के, उनको बार बार चबाते हुए पीसते हैं, जिससे क्या होता है कि वो खाना छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होता जाता है। और वहीं से क्या होता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो इसमें सलाइवा मिलाती हैं, जिससे कि वो पूरा जो भोजन होता है वो एक पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से ये जो पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ हम इसको निगलते हैं और ये इसके बाद ये फेरिंग से होता हुआ ये कहाँ आ जाता है? ये ईसोफेगस ट्यूब में आ जाता है। और यही जो लार ग्रंथियां होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इस फूड को डाइजेस्ट करना यहीं से शुरू कर देते हैं। अब ये जो ईसोफेगस है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है? ईसोफेगस का काम है कि जो खाना अंदर की तरफ निगला है उसको स्टमक तक पहुंचाना, आमाशय या स्टमक तक पहुंचाना। तो ये जो ईसोफेगस होता है इसका काम सिर्फ इतना होता है, यहाँ पर खाने में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। और ये ईसोफेगस का स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसे रहता है? जैसे सभी ने देखा होगा वॉशिंग मशीन से एक ट्यूब बाहर निकलता है जिससे वाटर आउटलेट होता है, एक ट्यूब। या जो वॉश मशीन में नीचे एक ट्यूब ऐसा फोल्ड फोल्ड लगा रहता है वाइट कलर का, जिससे कि वो बेसिन में जो भी पानी बहता है वो वहां से बाहर जाता है। तो वो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर होता है। और इसका काम सिर्फ यही होता है कि जो बाइट को पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है और यहाँ से अंदर की तरफ ढकेला है माउथ कैविटी से, उसको स्वालिंग करना, निगलना, और उसके बाद उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट करते हुए स्टमक तक लेकर जाना। तो ये जो एक ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्टमक होता है। तो यहाँ पर जो ये ईसोफेगस होता है इसमें एक मोशन होता है, एक रिदमिक मोशन होता है, जिससे वो जो फूड जो निगला था वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता जाता है। ये वाला पोर्शन स्टमक है। तो ये स्टमक मतलब जो डायफ्राम है उसके नीचे आ गया, यहाँ पर एब्डोमेन वाला रीजन हो जाता है। और जो एब्डोमेन कैविटी है वो शरीर की सबसे बड़ी कैविटी है। और इसका शुरू कहाँ से होता है? डायफ्राम से लेके पैल्विक तक रहता है। और इसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से रहते हैं? स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्प्लीन, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। तो अब जब वो खाना आमाशय या स्टमक में आता है, तो ये जो स्टमक होता है ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। और इसमें आके क्या होता है कि जो फूड यहाँ पर पेस्ट फॉर्म में आया वो चर्न होता है, मतलब वो मथता है। और उसी के साथ क्या होता है कि इसमें डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो कि इस
जो कि पेस्ट फॉर्म में आया था भोजन, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो जब ये जो खाना है जो कि पेस्ट फॉर्म में था, उसमें डाइजेस्टिव जूस मिला और धीरे धीरे वो जो खाना था वो सेमी लिक्विड फॉर्म में आ गया, तब हम उसको क्या कहते हैं, काइम। इस खाने को हम क्या कहते हैं, काइम। और ये इसका काम क्या होता है, जब तक वो खाना आगे की तरफ बढ़ता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में ना पहुंचे, तब तक वो कहाँ पर स्टोर रहता है, स्टमक में रहता है। और यहाँ पर जो बड़े कण हैं उनको और छोटे कणों में तोड़ता है, उसमें डाइजेस्टिव जूस मिलाता है, या जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। और एक जैसे कि सूप होता है ना, एक सेमी लिक्विड टाइप का, उस टाइप का जो खाना है उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, और अब इधर पे जो खाना डिपॉजिट है उसे हम क्या कह रहे हैं, काइम। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसमें क्या क्या होता है, मेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है। तो ये सब तीनों चीजें इस फूड में मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो HCl है, इसका काम क्या होता है कि उस फूड में यदि कोई भी बैक्टीरिया है हार्मफुल या वायरस है तो उनको डिस्ट्रॉय कर देना और उस भोजन को सड़ने से बचाना। फिर इसके बाद जो म्यूकस होता है उसका काम क्या होता है कि जब ये इंटेस्टाइन की तरफ जाए, तो चूंकि इंटेस्टाइन में क्या होता है कि बहुत अधिक फोल्ड्स होते हैं, ये आपको जो ये ऑरेंज कलर की दिख रही है ये बहुत अधिक फोल्ड्स वाली ये इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर फूड जब जाता है तो चूंकि फोल्ड होने के कारण, एक स्ट्रेट ना होने के कारण, उसमें जो उसके मोशन में कंटिन्यूटी नहीं रहती है, तो ये म्यूकस क्या कर देता है कि इसे बहुत चिकनाहट दे देता है। तो चिकनाहट होने के कारण ये नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स के कारण जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो जब ये तो हो गया खाना खाने की प्रक्रिया, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें जो डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें कुछ वाटर होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और एंजाइम में कौन कौन से होते हैं, पेप्सिनोजन, रेजिन और लाइपेज। तो ये 3 तरह के एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पे जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है ये क्या करता है कि प्रोटीन को जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दे, या प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दे, ये एंजाइम ये काम करता है। और ये किसकी सहायता से करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से करता है। अब ये जो रेनिन होता है ये क्या करता है कि जो दूध में जितने भी प्रोटीन हैं जो कि अघुलनशील इनसॉल्वेंट प्रोटीन है, उनको ये घुलनशील प्रोटीन्स में या सॉल्वेबल प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है। और ये सबसे पहले उसके लिए क्या करता है कि जो दूध पिया जाता है उसको फाड़ देता है, मतलब दूध से पहले क्या बनता है, दही फॉर्म बनता है, और तब बॉडी में वो एब्जॉर्प्शन होता है। डायरेक्ट दूध कभी भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और जो तीसरा लाइपेज है ये बहुत बहुत अधिक स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये इसमें पाया जाता है। और ये लाइपेज ही होता है जो बच्चों में, जब छोटे बच्चे होते हैं और वो दूध अधिक मात्रा में लेते हैं तो उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है कि जो भी फूड है उसको एसिडिक बना देता है, तो जो टाइलिन एंजाइम की क्रिया है उसको खत्म कर देता है। तो जितने भी भोजन के साथ कोई भी जीवाणु, बैक्टीरिया जो हम निगल लेते हैं उन सबको ये नष्ट कर देता है। और ये क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो पेप्सिन है ये शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। तो ये इतने सारे काम जो होते हैं ये स्टमक में होते हैं। और स्टमक में जब इस पोजीशन तक खाना आ जाता है तब वो कहाँ जाता है, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ये जो ऑरेंज पूरा पार्ट है जो वो एक बहुत गुच्छे की तरह फैला हुआ दिख रहा है, इसमें भोजन आता है। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का,
और ये कितना लंबा होता है, ये लगभग 22 फीट लंबी होती है। और 22 फीट लंबी जो ये एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये पूरी कॉम्पैक्ट होकर और हमारे पेट में कितना मुश्किल से 2 फीट की जगह है उसमें ये फिक्स रहती है। और ये जो इसका काम क्या होता है, इसकी जो अंदर की वॉल होती हैं वो किस तरह की होती हैं, जैसे बिल्कुल हम मखमल को देखते हैं ना, या कोई फर वाला कपड़ा रहता है, वैसे इसकी इंटरनल वॉल होती हैं। तो जो रेशे उस सरफेस से उभरे हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विलाई। तो ये जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये क्या करते हैं, खाने को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन तक भोजन आया तो वो लगभग अर्ध तरल सेमी लिक्विड फूड में हो गया, और जिसको हमने क्या बोला, काइम। अब इसका एब्जॉर्प्शन करना और इसमें जितने भी पार्टिकल हैं जो माइक्रोब्स में कन्वर्ट हो गए हैं, सूक्ष्म कणों में टूट गए हैं, उनको इनकी वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब करना और फिर वहां से पूरे ब्लड में सर्कुलेट करना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें भी एक मोशन होता रहता है। ये जो विलाई होते हैं, फर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं, लगातार खाने को आगे की तरफ ढकेलते रहते हैं। तो इसमें सेगमेंटिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है और पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, दो तरह के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो खाना होता है वो लगातार इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे की तरफ बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें म्यूकस तो होता है जिससे कि सॉल्ट और म्यूकस सीक्रेट होता रहता है, म्यूकस ग्लैंड होती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं होता है और इसे इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। और इसमें लगभग 98.4% वाटर होता है, और जितनी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रोसेस हैं, केमिकली प्रोसेस हैं, वो सब यहीं होती हैं। तो यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, लेकिन जो एंजाइम ऑलरेडी स्टमक में मिलकर और स्मॉल इंटेस्टाइन में आए हैं, उनका सिंथेसिस यहीं होता है। और जब ये सिंथेसिस होता है तो ये धीरे धीरे इनके स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल द्वारा ये एब्सॉर्ब होते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो प्रोटीन आता है वो पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में डाइवर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट आता है वो डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड में डिवाइड हो जाता है, और बाकी की चीजें भी इसी तरह से सूक्ष्म उसमें कणों में विभाजित हो जाती हैं। और ये जो यहाँ इसमें छोटे छोटे माइक्रोविलाइस पाए जाते हैं, इनको ब्रुश बॉर्डर भी कहा जाता है, और यही ब्रुश बॉर्डर इन खाने को आगे की तरफ भेजते जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं, जैसे डाइसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब कन्वर्ट होते हैं। तो ये कन्वर्ट कैसे होते हैं कि जितने भी एंटेरोकाइनेज होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो पैनक्रियास में जो जूस है उससे उसमें जाकर एक ट्रिप्सिन, जो कि एक्टिव नहीं होता है, डीएक्टिव, इसको एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बहुत सारे कुछ और एंजाइम के साथ मिलके जो पेप्टाइड्स आ रहे हैं उनको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वहीं पे जो डाइसैकेराइड आते हैं, जिसमें डाइसैकेराइड में कौन कौन होते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये क्या करते हैं कि डाइसैकेराइड को सिंपल मोनोसैकेराइड में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से डाइजेस्ट हो सके। तो सुक्रोज को किस में कन्वर्टेड कर देते हैं, ग्लूकोज में, और फ्रक्टो, इन सभी को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। लैक्टोज ये दूध से रिलेटेड जितनी भी शुगर होती है, तो उसको ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये सब चीजें जाके कहाँ पर स्टोर होती हैं, लीवर में स्टोर होती जाती हैं। और ये जो अमोनिया पेप्टिडेज होते हैं, ये सारे प्रोटीन को स्मॉल यूनिट में या माइक्रो में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब ये सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में पूरा खाना डिवाइड हो गया, तो ये जितने भी ये हैं न्यूट्रिशंस हैं,
ये जो छोटी इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो इंटरनल वॉल है उसमें एब्जॉर्ब होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इलेक्ट्रोलाइज, विटामिन, वाटर, ये सब इसमें एब्जॉर्ब होता है और फिर ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम में मिल जाता है और वहां से मिलके ये क्या करता है कि बॉडी के हर जगह पहुंचता है। तो इस तरह से ये जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए। अब कुछ ऐसे पदार्थ जो स्मॉल या सूक्ष्म कणों में नहीं टूटते हैं, वो और पानी, ये और आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में। ये जो आपको एक ग्रीन कलर की चौड़ी सी दिख रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये डाइजेशन सिस्टम का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर लगभग ये 1.5 मीटर होती है और ये भी जो एक बहुत क्वाइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन उसके चारों ओर एक आर्क जैसा बना लेती है। और यहाँ पर क्या क्या होता है कि ये जो पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसको कोलन भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि कोलन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, बताई जाती हैं। अब इसके काम क्या क्या होते हैं कि जो खाने में अब स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बढ़ता हुआ फूड आगे बढ़ के लार्ज इंटेस्टाइन में आया है, यहाँ पे उसमें क्या रह गया है, वाटर रह गया है, कुछ ऐसे कण रह गए हैं जो कि सूक्ष्म कणों में नहीं टूटे हैं, कुछ विटामिन हैं, कुछ लवण है। तो ये क्या करते हैं कि जितनी इसमें वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन किस में हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के इंटरनल वॉल में। और बाकी जो मैक्रो मटेरियल होते हैं कि जो बड़े कण में हैं और जो विघटित होकर सूक्ष्म कणों में कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं, उनको ये क्या करता है, चूंकि उसमें से वाटर ये एब्सॉर्ब करता जाता है, तो ये जो जितना बचा हुआ काइम है ये सॉलिड में कन्वर्ट होता जाता है। और जब ये सॉलिड में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है और इसमें पूरी मात्रा में इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो एब्सॉर्ब हो जाती हैं, तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे इस पूरे काइम को कहाँ रेक्टम में पुश कर देता है। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये पूरा काइम क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है क्योंकि इसका पूरा जो पानी होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे ह्यूमन बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसमें विटामिन के और विटामिन बी 12 को सिंथेसिस करने वाले यहाँ पर कुछ ऐसे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। और जो कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये इन खाने में से जो K2 और B12 है उनको भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और जो इनके वॉल्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, ये बहुत अधिक मात्रा में जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं वो कैसे नेचर का होता है, बेस नेचर का, अल्कलाइन नेचर का। तो अभी तक हमारा जो काइम आ रहा था वो एसिटिक नेचर का था, और जहां पर यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आके चूंकि यहाँ पर बेस म्यूकस आया है तो क्या होगा कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और ये एक फीस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम स्टूल भी कहते हैं। और ये जब रेक्टम पूरी तरह से फुल हो जाता है और इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, कुछ फैट होगा, नाइट्रोजन होंगे, कुछ बॉयल पिगमेंट होंगे, कुछ ऐसा भोजन होगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है जैसे सेल्यूलोज, कुछ ब्लड, कुछ हो सकता है जो इंटेस्टाइन की इंटरनल कुछ वॉल्स हैं उसके कुछ पार्ट हैं, और कुछ जो डेड आरबीसीज हैं, कुछ बॉयल पिगमेंट हैं, कुछ बिलुरिबिन है, फैट है। तो इस ये सब चीजें होने के कारण अगर इसमें मान लीजिए फैट अधिक है तो इसका कलर कैसा रहेगा, पीला, पेल। और अगर इसमें मान लीजिए आरबीसी या ब्लड जिसमें आयरन है, आयरन अधिक है, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये रेक्टम फुल हो जाता है तो ये बॉडी के बाहर जो है वो पास आउट कर दिया जाता है और जिससे कि बॉडी डिटॉक्स हो जाती है।
तो ये जो भोजन है ये बहुत धीमी गति से इसमें एकत्रित होता है रेक्टम में, और जब वो वहाँ रेक्टम में आता है तो वो फैल जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो रेक्टम के वॉल्स हैं वो भी फैलते हैं, उनमें स्ट्रेस आता है और रेक्टम पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब एक लिमिट तक प्रेशर रहता है, उसके बाद जब वो और बढ़ता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है और ब्रेन तक एक मैसेज जाता है कि रेक्टम फुल हो गया है, और उस समय फिर जो वॉशरूम जाने की एक इच्छा जागृत होती है, और जब हम वॉशरूम जाते हैं तो उस रेक्टम का जो आउटपुट है या आउट होल है, जिसको हम एनस कहते हैं, वो ओपन होता है और उस वेस्ट को हम बॉडी के बाहर कर देते हैं। तो इस तरह की ये पूरी प्रोसीजर डाइजेशन सिस्टम की होती है। अब यहाँ पर कुछ जो हमने पढ़े थे ये, ठीक है, जो एसेसरी ऑर्गन है। एसेसरी ऑर्गन में एक है पैनक्रियास, लीवर और गॉल ब्लैडर। तो जो पैनक्रियास होता है ये यहाँ पर बना हुआ होगा, देखिए ये इस पोर्शन पे पैनक्रियास बना होता है, जहां पर कि जो स्टमक होता है उसका एंड होता है। तो ये एक ग्लैंड होती है और ये स्टमक के पीछे सपोर्टिंग रूप में होती है। और इसके क्या काम होते हैं, इसके जो कार्य होते हैं वो मेन इसका काम होता है कि ये पैनक्रियाटिक जूस, जिसको बॉयल जूस भी कहते हैं, उसको सीक्रेट करके स्टमक में डालता है ड्यूरिंग डाइजेशन। और इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, इसमें 3 एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को लास्ट डाइजेस्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से इसमें एंजाइम होते हैं, लाइपेज होता है। लाइपेज क्या करता है, फैट के जो ट्राइग्लिसराइड जो बड़े कण हैं उनको सूक्ष्म कणों में विभाजित करता है और इनको जो फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। एमाइलेज ये क्या करता है, पॉलीसैकेराइड स्टार्च को मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को जैसे माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने योग्य इन्हें बना देता है। और ट्रिप्सिनोजन जो होता है ये क्या करता है, ये बहुत अधिक एक्टिव नहीं होता है ये, लेकिन ये क्या करता है कि एंटोकाइनेस को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और जिससे कि वो एब्जॉर्प्शन के लायक हो जाए। तो जैसे ही जब हम मुख में भोजन डालते हैं और वो जो हमें एक टेस्ट आता ना कि तीखा है, मीठा है, कैसा है, तो वो जैसे ही ये टेस्ट के जो मैसेज हैं ये ब्रेन में पहुंचते हैं, तो वैसे ही क्या होता है कि ब्रेन वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देता है। और वेगस नर्व क्या करती है कि ये जो पैनक्रियास है इसको स्टिमुलेट करती है, और ये पैनक्रियास क्या करता है कि जो स्टमक में फूड आके काइम बना है उसमें हार्मोन्स को सीक्रेट करके और बॉइल डक्ट को जो है वो मिला देता है। इसको पैनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस ही कहते हैं। तो उसको ये खाने में मिला देता है। अब दूसरा पार्ट आता है लीवर। तो लीवर देखिए, ये जो रेड स्ट्रक्चर 2 दिख रहे हैं स्टमक के जस्ट ऊपर, ये लीवर है। तो लीवर एक बहुत बड़ी ग्लैंड होती है बॉडी की, और ये काफी हैवी भी होती है। और ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके राइट साइड में ऊपर की ओर होती है। तो इस तरह से इसके जो एजेस होते हैं वो थोड़ी शार्प होते हैं, और पूरा स्टमक के ऊपर ही ये जो है लीवर का जो है फैलाव रहता है। अब इसके लीवर के क्या फंक्शन होते हैं यहाँ पर, तो ये बहुत सारे पोषक तत्वों को जो है वो ऊतकों के उपयोग योग बना देता है कि वो टिश्यू यूज कर सकें। फिर लीवर ग्लूकोज को स्टोर रखता है कि इमरजेंसी में ये काम आ सके। तो अगर हम मेनली देखें तो जो ये लीवर है इसके जो काम है इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो मेटाबॉलिक,
मतलब ये मेटाबॉलिज्म करता है, दूसरा स्टोर करता है और तीसरा सीक्रेट करता है। तो इस तरह से ये 3 फंक्शन इसके होते हैं। तो ये जब मेटाबॉलिक करता है तो क्या करता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स हैं उनसे एमिनो एसिड्स को अलग करता है। फिर जितने भी ऐसे हैं कि जो बहुत टूट फूट वाले वेस्ट वाले प्रोटीन हैं उनसे यूरिया का निर्माण करता है और प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण करता है ये उसी समय, हिपेरिन का निर्माण करता है और एमिनो एसिड्स और थ्रोम्बिन, फाइब्रोजन, इनका निर्माण करता है। और ये दोनों चीजें जो होती हैं, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों चीजें किस चीज में हेल्प होती हैं कि जब कहीं भी चोट लगती है तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग करने में ये हेल्पफुल होती हैं। फिर ये ब्लड से बिलीरुबिन को हटाता है, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जितने भी फैटी एसिड होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करता है, जितनी भी डेड रेड ब्लड सेल्स होती हैं तो उनको ब्लड से अलग कर देता है। तो इस तरह के ये इसके बहुत सारे काम होते हैं। साथ ही जो अगर हम किसी तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई ऐसे पदार्थ ले रहे हैं जो टॉक्सिस हैं तो उनका भी डिटॉक्सिफिकेशन लीवर ही करता है। और लीवर ही ऐसा होता है जहां पर एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स का निर्माण होता है। साथ में ये बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। तो ये तो इसका हो गया मेटाबॉलिक फंक्शन। अब स्टोरेज फंक्शन में क्या हो जाएगा कि ये जो ग्लूकोज है उसको, जो हम खाने के द्वारा लेते हैं ग्लूकोज, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और अपने अंदर स्टोर रखता है। और जब कभी भी बॉडी को शॉर्ट ग्लूकोज होता है तो ये क्या करता है कि इस ग्लाइकोजन को वापस ब्लड में ग्लूकोज में कन्वर्ट करके डाल देता है। अब जो सीक्रेटरी फंक्शन है तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक बाइल होता है, तो बाइल जूस ये सीक्रेट करता है। और ये जो बाइल जूस होता है ये येलोइश ग्रीन होता है, ये अल्कलाइन होता है। और इसमें क्या क्या होते हैं, बॉइल सॉल्ट होते हैं, बॉइल पिगमेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, म्यूसिन, लेथिसिन, ये सब होते हैं। और जो लीवर है वो पर डे लगभग 1 लीटर बॉइल जूस को सीक्रेट करता है। और ये जो बॉइल जूस है ये पेनक्रियाज में जाके स्टोर हो जाता है। तो ये जो पेनक्रियाज में स्टोर होता है तो जब ये एब्जॉर्प्शन का जब काम आता है तो उस समय ये जूस डाइजेशन के काम आता है। और ये जूस ही है जो डाइजेशन में हेल्प करता है और पेनक्रियाज को एक्टिव करके उससे जो जूस निकल रहा है पेनक्रियाटिक जूस उसको निकालने में और उसको ब्लड में डालने में हेल्पफुल होता है। तो ये पूरा काम किसका हो गया, पैनक्रियाज का। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं गॉल ब्लैडर का बहुत अधिक काम रहता नहीं है तो इसलिए उसको हमने कुछ बहुत डिटेल में लिया नहीं है। और बस जो गॉल ब्लैडर है वो इतना ही रहता है कि वो जो ये बॉयल जूस जो लीवर बना रहा है उसको ये अपने आप में स्टोर रखता है और बहुत उसको एक कॉन्सेंट्रेट करके रखता है। और जब आवश्यकता पड़ती है तो इस बॉयल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सीक्रेट करता है। तो इस तरह से ये पूरा डाइजेशन सिस्टम है। अब ये डाइजेशन सिस्टम क्यों पढ़ना जरूरी है योग के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि ये एक बहुत लंबी ट्यूब है जो हमारे मुंह से लेके एनस तक फैली हुई है। मतलब कोई भी यदि हम योग का पार्ट करते हैं तो उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है। ठीक है, तो अब देखिए कि जब हम मान लीजिए जालंधर बंध लगा रहे हैं तो जालंधर बंध लगाने में आपका ईसोफेगस और आपके जो फेरिंग्स हैं वो सही जगह होनी चाहिए, अदरवाइज जालंधर बंध कभी भी ठीक से नहीं लगेगा। अब इसके बाद यदि हम आते हैं उड्यान बंध लगाने के लिए, देखिए तीनों बंध बिना इनके सपोर्ट के नहीं लग सकते। जब उड्यान बंध लगाते तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जो ये डायफ्राम है वो पूरा ऊपर की तरफ खिंच जाता है और जो नेवल है अंदर जाता है तो ये पूरे जो इंटेस्टाइन होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं। और जब हम मूल बंध लगाते हैं तो कहाँ पर असर होता है,
ये एनस और इसके चारों ओर जो ओरल मसल्स होते हैं, जिसको स्फिनेक्टर मसल्स बोलते हैं, ये बिल्कुल कैसे होते हैं, रबर बैंड की तरह। तो ये जो मूलबंध है ये एनस और इन मसल्स की हेल्प से ही हम लगा सकते हैं। फिर यदि हम बैक बैंड करते हैं तो ये जो पूरे डायफ्राम के नीचे जितने भी ये इंटरनल ऑर्गन होते हैं इनको हम विसरल ऑर्गन कहते हैं। तो जब हम बैक बैंड करते हैं तो क्या होगा, ये इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, ये सभी पर इनके वेंट्रल पार्ट में स्ट्रेचिंग आएगी। और जब हम फ्रंट बेंडिंग करते हैं तो इन्हीं के किस पार्ट में स्ट्रेचिंग आएगी, डर्सल पार्ट में। जब अग्निसार क्रिया करते हैं तब भी क्या होता है, जो इंटेस्टाइन मेन रोल प्ले करता है अग्निसार क्रिया को करने में। यदि हम शुद्धि क्रियाओं में देखें तो जो हम नौली करते हैं, 2-3 तरह की नौली करते हैं, हर एक नौली किसके थ्रू ही पॉसिबल हो पाती करना, इंटेस्टाइन के ही थ्रू। तो यदि हमें इंटेस्टाइन कैसे हैं, किस तरह से वहां पर सेट है, वो नहीं मालूम हो तो उसमें हम हार्मफुल भी, वो क्रिया हार्मफुल भी हो सकती है। अब इसके बाद जब हम लघु शंख प्रक्षालन करते हैं तो लघु शंख प्रक्षालन तो एक क्रिया ही है कि जो इसको पूरी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है कि मतलब मुंह से लेके पूरे एनस तक को क्लीन कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि जब हम मुंह से पानी को पीते हैं तो चूंकि यहाँ पर तो कोई ईसोफेगस स्टमक तक कोई रुकावट नहीं है, तो वो पानी सीधा कहाँ आ जाता है, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, पानी का कोई भी डाइजेशन पीरियड नहीं होता है, तो वो सीधा कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी कॉम्पैक्टली यहाँ पर पैक है, और ये बहुत कॉम्पैक्टली पैक होने के कारण क्या होता है कि जब पानी यहाँ आता है और ये कॉम्पैक्ट है तो यहाँ पर पानी एकदम फ्लो के साथ नहीं जा पाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये पानी यहाँ पर आ रहा है और हमने लघु शंख प्रक्षालन किया तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन इंटेस्टाइन को ऊपर की ओर खींचा, तो ये फोल्ड्स जो है वो इफेक्ट हुआ और वो पानी जो साइड में स्टिकी मटेरियल है उनको लेता हुआ नीचे आया। अब हमने दूसरे आसन में क्या किया, इनको लेटरल फोल्ड किया। लेटरल फोल्ड किया तो कुछ साइड के फोल्ड्स खुले और पानी और नीचे आया, और उसके बाद हमने ट्विस्टिंग की तो क्या होगा कि ये पूरा पानी जो है वो अपने साथ यहाँ पर जितनी भी गंदगी डिपॉजिट है उसको लेते हुए और लार्ज इंटेस्टाइन में ये आ जाएगा, है ना, और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ ये एनएस के थ्रू बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी पूरी जीआई को क्लीन कर देता है। तो इस तरह से ये डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हुआ आज आपका।